Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about US aid program. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. बट मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ये यूजफुल होगा ये टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, क्योंकि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी जो आपका पेपर है जीएस पेपर 4, वहाँ पे एक सब टॉपिक दिया हुआ है एथिक्स बिहाइंड इंटरनेशनल फंडिंग। इस सब सेगमेंट से रिलेटेड ये डिस्कशन काफ़ी यूजफुल हो सकता है। देखते हैं। बेसिकली अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि जो दुनिया के अलग अलग देश इंटरनेशनल फंडिंग देते हैं दूसरे देशों को मदद करने के लिए, उसके एथिकल कंसर्न्स क्या क्या उससे रिलेटेड हैं, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यूएस एड होता क्या है। यूएस एड स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस एजेंसी को बनाया गया था 1961 में बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस जॉन एफ कैनेडी। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि दिस एजेंसी वाज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, उनको डेवलपमेंटल असिस्टेंस देने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए हो कि किसी देश में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उसके लिए उसकी मदद करनी हो, या वहाँ पे कोई हेल्थ कंसर्न अराइज हो रहा हो, उसको डील करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस केस में फूड पहुँचाना, मेडिकल एड पहुँचाने के लिए एड देना। एजुकेशनल पर्पस के लिए कि किसी देश के अंदर डेवलपमेंट आए थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट। तो इन सब मकसद से यूनाइटेड स्टेट्स ने एक अलग से एजेंसी बनाई जिसका मकसद था कि फंड चैनलाइज करे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट लाया जा सके, प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। अगर देखा जाए वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अलग अलग मकसद से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, गवर्नेंस सपोर्ट, इन सब के लिए उसने फंड दिए हैं यूएस एड ने, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंड दिया गया है। यूएस एड प्रोग्राम्स भारत के अंदर भी कई सारे चलाए गए हैं। फॉर एग्जांपल भारत के अंदर 8 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं विद हेल्प ऑफ यूएस एड। जो शुरुआती दिनों में स्टार्टिंग के आईआईटीज़ 8 आईआईटीज़ खोले गए थे, उसमें भी यूएस एड जो है वो यूजफुल रहा था। यूएस एड प्रोग्राम वाज हेल्पफुल इन असिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट इट्स आईआईटीज़। इनफैक्ट आईआईटीज़ थोड़ा पहले स्टार्ट हो गए थे। उस टाइम में यूएस एड प्रोग्राम फॉर्मली स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मुद्दा ये है कि ये अमेरिका एड देता रहा है दुनिया के अलग अलग देशों को। 1961 में इसके लिए एक फॉर्मल प्रोग्राम शुरू कर दिया प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इट वाज अ काइंड ऑफ टेक्निक adopted by the US during the Cold War time to attract countries towards itself. 1961 में इट वाज फॉर्मलाइज्ड, बट वो पहले से चलता रहा है। और जब स्टार्टिंग में आईआईटीज़ खोले गए भारत में 1950s में ही खोले गए, तो उसमें भी अमेरिका ने एड दिया था भारत को, एंड फॉर्मली लेटर ऑन दैट एड प्रोग्राम वाज गिवन नेम यूएस एड प्रोग्राम। भारत में आईआईटीज़ खोलने में हो या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में 14 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए विथ हेल्प ऑफ यूएस एड प्रोग्राम। हेल्थ रिलेटेड भी कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए भारत के अंदर, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, एचआईवी, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, इन सब से निपटने के लिए जो इनिशिएटिव्स लाए गए, they have been brought under US aid programs. So you can say कि US aid program has been instrumental in promoting many developmental activities, may it be with respect to education or health, even in India. But there have been some concerns associated with US aid program. जैसा कि अक्सर आप सुनते रहते होंगे, there is nothing like free lunch in this world. ये आप सुनते रहते होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस आइडिया का महत्व थोड़ा ज़्यादा है। आपको कोई भी कुछ भी फ्री में देता नहीं है, कुछ ना कुछ उसका इंटरेस्ट इससे एसोसिएटेड जरूर होता है। फॉर एग्जांपल यूएस एड प्रोग्राम्स के अंतर्गत भी जो पैसा आता है, इट वेरी ऑफन कम्स विथ कंडीशंस। इनको हम लोग कई बार कहते हैं फंड विथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड। पैसा आएगा बट कुछ ना कुछ कंडीशनैलिटी के साथ, जिसमें उनका इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा जो पैसा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
भारत के अंदर 1965 में यूएस एड प्रोग्राम के तहत इंडिया गॉट अबाउट $67 million लोन in order to build a chemical fertilizer factory in Madras. This chemical fertilizer factory was expected to generate employment at the same time, augment agricultural activities in the country by proliferating fertilizer supply across the country. That was the goal of this chemical fertilizer factory to be established in Madras. बट द यूएस पुट अ कंडीशन कि हम ये पैसा तभी देंगे $67 million का लोन जब ये फैक्ट्री लगाने का काम और इसके कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी को दें। साथ ही साथ भारत सरकार ये प्रॉमिस करे कि इट विल नॉट बी बिल्डिंग एनी एडिशनल फर्टिलाइजर प्लांट इन दिस रीजन, कि कहीं ना कहीं उस अमेरिकन कंपनी का मोनोपोली क्रिएट हो जाए ऑन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ मद्रास। यही इंटेंशन साफ साफ दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एड प्रोग्राम ऑफ द यूएस। इसी तरीके से लगभग सारे ही एड प्रोग्राम में जो भी सपोर्ट फंडिंग सपोर्ट मिलती रही है उसमें ये कंडीशंस रहते ही रहते हैं। इसने इस तरह के कुछ कंडीशंस स्ट्रिंग्स अटैच्ड रहते ही रहते हैं और ये सिर्फ भारत के लिए ट्रू नहीं है, दुनिया के हर एक देश के लिए। जो भी गरीब देश है जिसको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है, जिसको भी किसी भी तरीके की एजुकेशनल या हेल्थ रिलेटेड सपोर्ट की ज़रूरत है, दे हैव टू इन वन वे और द अदर सब्सक्राइब टू द अमेरिकाज आइडियाज और फुलफिल इट्स ओन इंटरेस्ट, अमेरिकाज इंटरेस्ट इन वन वे और द अदर, तभी जाकर के उनको एड मिलेगा। भारत सरकार की अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने इन 2004 अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी डिसाइडेड टू रिजेक्ट एनी फॉरेन एड दैट केम विथ कंडीशंस, कि अगर कंडीशनलिटी के साथ एसोसिएटेड कोई फॉरेन एड आएगा वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इट। और उसके बाद से आप देखेंगे कि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द फंड फ्लोइंग फ्रॉम द यूएस टू इंडिया अंडर यूएस एड असिस्टेंस। तो दिस इज अ क्लियर कट प्रूफ कि जैसे ही आप कंडीशनलिटी रिमूव करते हैं यूएस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इन असिस्टिंग द कंट्रीज अंडर इट्स यूएस एड प्रोग्राम। तो इसमें कोई डिनायल नहीं है कि यूएस एड प्रोग्राम्स हैव बीन हेल्पफुल इन सपोर्टिंग द कंट्रीज विथ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, बट एट द सेम टाइम यूएस एड प्रोग्राम हैव बीन क्रिटिसाइज्ड आल्सो। दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग कैरेट यूज्ड बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में कैरेट होता है इंसेंटिवाइज करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बाकी लोगों को अपनी तरफ, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। तो उसी तरीके से यूएस एड प्रोग्राम हैज़ बीन criticized for being used as a carrot by the US administration to further its own strategic and economic interest। अपना खुद का फायदा कराती रही है अमेरिका की सरकार, दिखाती है कि वी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड, वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, बट अल्टीमेटली उनका हिडन एजेंडा, अल्टीरियर मोटिव जुड़ा रहा है यूएस एड प्रोग्राम के अंतर्गत। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं तो अमेरिका के अंदर जब अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे तो उस दौरान कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप जो उस टाइम में कैंडिडेट थे उन्होंने बार बार कहा कि इफ़ आई विल गेट इलेक्टेड तो आई विल सिग्निफिकेंटली कट डाउन सच प्रोग्राम्स, यूएस एड प्रोग्राम और इस तरीके के तमाम जो स्पेंडिंग अमेरिका करता है इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आई विल कट इट डाउन बिकॉज इट इज सिंपली द वेस्टेज ऑफ अमेरिकाज टैक्स पेयर्स मनी। और अब हाल फिलहाल में आपको पता है कि ही गॉट इलेक्टेड, ही इज नाउ द यूएस प्रेसिडेंट। और उन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट भी शुरू की, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज डिपार्टमेंट, विच इज हेडेड बाय एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क जो है उन्होंने काफ़ी सारा कैंपेनिंग भी किया, फंडिंग सपोर्ट भी किया डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग के दौरान। तो अब इलॉन मस्क इज होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। इलॉन मस्क की ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसने हाल फिलहाल में रिकमेंडेशन दिया कि यूएस एड प्रोग्राम को हॉल्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और डॉज डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन के बाद नाउ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू हॉल्ट द एक्टिविटीज ऑफ यूएस एड। तो ये जो एजेंसी है इसकी एक्टिविटीज़ को 90 दिनों के लिए अभी सस्पेंड किया गया है और एंड दिस हैज़ बीन डन विथ हेल्प ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और आगे अब इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि इसको कंटिन्यू करना है या बंद करना है। तो पॉइंट इज कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा से इसके अगेंस्ट थे, उनकी कैंपेनिंग में भी उन्होंने इस डायरेक्शन में बात की है कि इस तरह के अननेसेसरी पैसों का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और अब उनके जो
सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजर हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर इलॉन मस्क, उन्होंने भी ऐसा सजेशन दे दिया। अब इन सब बातों के बाद नाउ दे हैव फॉर द टाइम बीइंग टेम्पोररीली स्टॉप्ड द फंक्शनिंग ऑफ यूएस एड। हो सकता है कि आने वाले टाइम में पूरी तरीके से यूएस एड को बंद कर दें। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ क्या था कि इलॉन मस्क 4-5 दिनों पहले यूएस एड के ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनको रोक दिया कि नहीं नहीं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड हियर। इलॉन मस्क को बुरा लग गया, अरे मुझे कैसे रोक दिया तुमने। और फिर उन्होंने तुरंत कहा कि ये तो करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, और वहाँ से फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल कर के आया कि इसको बंद करो। 90 डेज के लिए तो इसकी फंक्शनिंग को अभी सस्पेंड किया गया, और अभी इसके फ्यूचर पे फाइनल फैसला होना बाकी है। ये जो इंटरनेशनल एड और उससे रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज हैं, उस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। जो भी रिसोर्स चैलेंज नेशंस हैं, सरल भाषा में कहें तो जो गरीब देश हैं, उनको इंटरनेशनल एड की जरूरत पड़ती है। और दुनिया के कुछ देश जो रिसोर्स रिच हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। वो अपने रिसोर्स की मदद से गरीब देशों को अपने तरफ इंसेंटिवाइज करते हैं टू फुलफिल देयर अनड्यू स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। इस पे ही प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने साल 2023 में, यही वो प्रश्न है। मैंने थोड़ा हिंट्स भी दे रखा है, बट हिंट्स पढ़ने से पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। खुद से कुछ एग्जाम्पल दिमाग में लाने की कोशिश करें जहाँ पे अमीर देशों ने फंडिंग दी है और फिर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की इन वन वे और द अदर। थोड़ा सा सोचिए कोल्ड वॉर के टाइम में मार्शल प्लान सोचिए, इस तरीके से और भी कुछ कुछ चीज़ें सोचिए। करंट टाइम में हम्बन तोता पोर्ट के बारे में सोचिए, श्रीलंका वाला जो मैंने आपको बताया था, चाइना, checkbook diplomacy, debt trap diplomacy. Think and then try to write on your own. Once done, then see the hints also. वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट स्माइल स्कीम। देखिए ये जो आर्टिकल है, ये अभी पहले के ही न्यूज़पेपर से लिया गया है। कल जो हमने आर्टिकल एक कवर किया था ना, एकलव्य स्कूल एंड अदर स्कीम्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्राइबल्स, जिसमें हमने 3 स्कीम्स के बारे में देखा था बेसिकली, प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एंड एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, इसको भी ये प्रश्न किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सेंट्रल सेक्टर है या स्पॉन्सर्ड है। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसी आर्टिकल में अंत में चर्चा की गई थी स्माइल स्कीम के बारे में, जो मुझसे कल मिस हो गया। तो आज हम लोग देख लेते हैं क्या है स्माइल स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। स्माइल स्कीम, इसका पूरा नाम है सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। दिस स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस स्कीम का मुख्य मकसद है कि जो बेगर्स हैं या ट्रांसजेंडर्स पर्सन हैं, उनके लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि फुली फंडेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। बेगर्स के लिए क्या किया जाएगा, उनको रेस्क्यू किया जाएगा फ्रॉम द स्ट्रीट्स, उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, प्रॉपर फूड हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा, उनको स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी ताकि वो सेल्फ रिलायंस हो पाए, अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाए। एनजीओज के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, ताकि ये स्कीम को बेगर्स को रिहेबिलिटेट करने का, स्किल डेवलपमेंट करने का, फूड हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का काम किया जा सके। So this scheme will be implemented in collaboration with NGOs, state government and urban local bodies for effective implementation. Similarly for transgenders, उनके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स रहेंगे, जैसे कि स्कॉलरशिप फॉर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ट्रांसजेंडर्स सो दैट दे कुड फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्फ। तो ये रहा स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम से रिलेटेड इस बजट में क्या अनाउंसमेंट था, कि स्माइल स्कीम से रिलेटेड जो फंड एलोकेशन है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इट वॉज 60 करोड़ last year, and now it has been taken up to 106 crores for the upcoming year in the budget estimate. तो जो ऑन गोइंग ईयर है 2024-25 वाला, इसके रिवाइज एस्टिमेट में बोला गया कि स्माइल स्कीम के लिए पैसा रहेगा 60 करोड़ का रिवाइज एस्टिमेट, RE. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल इट फ्रॉम द क्लासरूम डिस्कशन। फॉर करंट ईयर द गवर्नमेंट गिव्स रिवाइज एस्टिमेट एंड फॉर अपकमिंग ईयर इट गिव्स बजट एस्टिमेट।
तो स्माइल स्कीम के लिए करंट ईयर में रिवाइज एस्टिमेट दिया गया है 60 करोड़ एंड फॉर अपकमिंग ईयर द बजट एस्टिमेट फॉर दिस स्कीम इज गोइंग टू बी 106 करोड़. On the basis of the discussion with respect to this particular topic, this is the prelims practice question. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. The next article is about extra long staple cotton. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian agriculture point of view. देखिए कॉटन क्रॉप्स के बारे में पहले देखते हैं. कॉटन क्रॉप एक नेचुरल फाइबर क्रॉप है. इससे जो फाइबर बनते हैं उससे अलग अलग तरीके के लिनेंस या फिर टेक्सटाइल्स बनते हैं. कॉटन जनरली भारत के अंदर भी थोड़े से सेमी एरिड एरियाज में ग्रो किया जाता है. जैसे महाराष्ट्र हो गया या गुजरात या तमिलनाडु रीजन में कॉटन ग्रो किया जाता है. कॉटन जो क्रॉप्स होते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है उसको एस्टिमेट करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है वो होता है कॉटन क्रॉप के फाइबर लेंथ के बेसिस पे, कि जो कॉटन जो बॉल्स होते हैं उनसे जो फाइबर्स निकल करके आते हैं, फाइबर की लेंथ कैसी है, कितनी है. जितनी लंबी फाइबर होगी उतना बेहतर क्वालिटी का कॉटन माना जाएगा. तो तीन तरीके के बेसिकली कॉटन फाइबर्स होते हैं. शॉर्ट स्टेपल्स आर दोज हुज फाइबर लेंथ्स आर लेस देन 1 इंच. इस तरीके के कॉटन जो थ्रेड्स होते हैं या फाइबर होते हैं उससे लो कॉस्ट कॉटन प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, जैसे टी शर्ट्स, सॉक्स, टॉयल्स. लॉन्ग स्टेपल उनकी लेंथ लगभग 1 से लेकर के 1.5 इंच के बीच में होती है. दे आर यूज टू मेक हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक ड्रेस, शर्ट्स, बेड लिनेंस एंड ऑल. बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन थ्रेड्स होते हैं विच आर एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल. देयर साइज इज लॉन्गर देन 1.5 इंचेस and they are used to make luxurious items from cotton. High end products जैसे कि लग्जरी बेड लिनेंस, ड्रेस, शर्ट्स ऑफ फैशन आइटम्स एंड ऑल, ये सब बनाए जाते हैं विथ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन. इजिप्शियन कॉटन इज बीइंग नोन फॉर बीइंग एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल टाइप. भारत के अंदर जो कॉटन ग्रो किया जाता है इट इज मोस्टली ऑफ दिस मीडियम कैटेगरी, मीडियम स्टेपल वैरायटी. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं. तो जो मौजूदा टाइम में बजट रखा गया है, यूनियन बजट फॉर द अपकमिंग ईयर 25-26, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट विल कम अप विथ अ न्यू इनिशिएटिव जिसका नाम होगा नेशनल कॉटन मिशन. इस नेशनल कॉटन मिशन का मेन लक्ष्य होगा कि भारत के अंदर कॉटन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा ओवरऑल ईल्ड अभी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड ब्राज़ील. पर हेक्टेयर में जितना कॉटन ग्रो होता है वो काफ़ी कम है. और दूसरा, द गोल वुड बी टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी इन द कंट्री. जो हमारे देश में लगभग ना के बराबर प्रोड्यूस होता है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, वो ग्रो करने पे फोकस किया जाएगा. दैट वुड बी द अनदर एम ऑफ नेशनल कॉटन मिशन अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 25-26. कैसे किया जाएगा ये? तो बेहतर साइंस और टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जाएगी, बेहतर क्वालिटी के सीड्स लाने की कोशिश की जाएगी. साथ ही साथ जो कॉटन क्रॉप के अंदर हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन सीड्स का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसका नाम है HTBT कॉटन. एक तो होता है बीटी कॉटन जिसमें बैक्सिलस थेरेंजेसिस नाम का बैक्टीरिया के जीन्स को हम लोग इन्फ्यूज करते हैं विथ द नेचुरल कॉटन क्रॉप्स, और वहाँ से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप निकल करके आता है, इसका नाम है बीटी कॉटन, जो भारत के अंदर कॉमर्शियली ग्रो किया जाता है. बीटी कॉटन कैन विथस्टैंड द अटैक ऑफ पिंक बॉलवर्म पेस्ट. ये फायदा होता है बीटी कॉटन का. बट बीटी कॉटन से भी बेहतर क्वालिटी का कॉटन हो सकता है HTBT कॉटन, विच इज बेसिकली हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन, जो किसी भी तरीके की वीड्स के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टेड रहता है. तो वीड अटैक्स, अनड्यू वीड अटैक के अगेंस्ट भी रिजिलियंट रहता है HTBT कॉटन. बट भारत के अंदर दो तरीके के GM क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप्स की अवेलेबिलिटी है, टेक्निकल अवेलेबिलिटी. एक तो है बीटी कॉटन और दूसरा है HTBT कॉटन. अभी सिर्फ बीटी कॉटन कॉमर्शियली ग्रो किया जा रहा है. HTBT कॉटन के ऊपर बैन है भारत के अंदर, क्योंकि अभी भी उसकी टेक्निकल एनालिसिस चल रही है. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की टेक्निकल एनालिसिस कौन करता है? आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल. लास्ट महीने हमने किया था. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी नाम की एक बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. वो टेक्निकल फिजिबिलिटी को स्टडी करती है. एंड HTBT कॉटन को अभी भी
अप्रूव नहीं किया गया है। सो हो सकता है कि अंडर दिस नेशनल कॉटन मिशन दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन दिस बजट, उसके अंतर्गत HTBT कॉटन को भी अप्रूवल मिल जाए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फेंटानिल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फेंटानिल एक सिंथेटिक ओपियोइड है। सिंथेटिक ओपियोइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वैसे तो ओपियम के जैसा ही इफेक्ट रखते हैं। ओपियम क्या होता है? पोपी प्लांट से निकलने वाला जो ओपियम, अफीम, जो एक तरीके का साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है जिसको लेकर के नशा हो जाता है। पीपल फील हाई, जिसको हम लोग कहते हैं यूफोरिया। हाई तो बोलचाल की भाषा में है, थोड़ा बेहतर टर्म हो सकता है यूफोरिया। तो ये तो काम होता है ओपियम का, दैट इज डिराइव फ्रॉम पॉपी प्लांट। बट उसको मिमिक करता हुआ सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया हुआ जो सब्सटेंस है एक तरीके का, वो है फेंटानाइल। तो फेंटानाइल इज सिंथेटिक ओपियोइड। फेंटानाइल का मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूटिलाइजेशन होता है एज पेन रिलीवर, बट इसका भी कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर गेटिंग हाई या यूफोरिया, एंड इट इज़ वेरी एडिक्टिव। ओवरडोजिंग ऑफ फेंटानाइल कैन बी फैटल। अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम देखी जा रही है हाल फिलहाल में, ड्रग एडिक्शन एंड रिलेटेड डेथ्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो 1999 में जो ड्रग रिलेटेड डेथ्स की संख्या थी उससे 6 गुना ज़्यादा अब ड्रग रिलेटेड डेथ हो रही है बाय 2021। दिस इज द डेटा फ्रॉम अमेरिका। तो ओपियोइड एपिडेमिक देखने को मिल रहा है अमेरिका में। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि मेक्सिको कनाडा, जो दो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं यूएस के, उनके ऊपर वो टैरिफ ड्यूटी लगाएंगे 25% का, और चाइना के ऊपर लगाएंगे 10% का। अब ये सिर्फ फेंटेनाइल के लिए नहीं है, ये इन जनरल सारी चीज़ों के लिए है। अब लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया सर आपने? मेन कारण तो ये देखिए ये है कि वो अपनी लोकल इकोनॉमी को इंपोर्ट से बचाना चाहते हैं, ताकि लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो। बट उन्होंने टैरिफ रेट्स तो बढ़ा दिए कनाडा पे, मेक्सिको पे और चाइना पे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों किया आपने ऐसा, तो उन्होंने कहा कि फेंटानाइल क्राइसिस हो रहा है हमारे देश के अंदर। बहुत सारे यूथ जो हैं वो सिंथेटिक ओपियम, मेनली फेंटानाइल ले लेकर के मर रहे हैं। इस कारण से मैंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फेंटानाइल मेनली चाइना में प्रोड्यूस होता है और मेक्सिको और कनाडा के थ्रू होते हुए हमारे देश के अंदर आता है। इस कारण से हमने इस फेंटानाइल क्राइसिस को रोकने के लिए चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा सबके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है। बेसिकली फेंटानाइल का बहाना लेकर के अपनी लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने आप कह सकते हैं इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन या लोकलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए फेंटानाइल का बहाना लेकर के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। बट वट एवर मे बी द रीजन, फेंटानाइल हैज़ बीन इन न्यूज़, तो हो सकता है आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाए। फेंटानाइल से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 67th ग्रैमी अवार्ड्स। कभी कभार प्रीलिम्स में ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेते हैं, तो देखते हैं करंट न्यूज़। अब ग्रैमी अवार्ड्स में सब कुछ तो देखना संभव नहीं है कि किसको मिला क्या मिला। एक बात तो आई जस्ट होप कि आप जानते होंगे कि ग्रैमी अवार्ड्स आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड, राइट? तो पहली एक चीज ये देख लीजिए कि एल्बम ऑफ द ईयर हैज बीन इन 67th ग्रैमी अवार्ड काउबॉय कार्टर बाय बियोंसे। और प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिए कि इंडियन अमेरिकन चंद्रिका टंडन हैज वन ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी। कैटेगरी का नाम ये है, अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है ना, तो कैटेगरी का नाम ये है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी, जिसके अंतर्गत चंद्रिका टंडन जी को ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये ग्रैमी अवार्ड चंद्रिका टंडन जी को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मिला है फॉर हर एल्बम त्रिवेणी। चंद्रिका टंडन इज यंग, इज बेसिकली एल्डर सिस्टर ऑफ इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो सीईओ रही पेप्सिको कंपनी की 12 साल के लिए। तो सी इज अ वेल नोन बिजनेस वूमन। उन्होंने पेप्सिको जैसी कंपनी को 12 साल लीड किया है। इस कारण से सी, कभी भी आप वुमेन एम्पावरमेंट में एक बढ़िया एग्जाम्पल की तरह आप कोई नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एक नाम इंदिरा नूई जी का आता है। उनकी बड़ी बहन है चंद्रिका टंडन। शी इज ऑल्सो एन एंटरप्रेनर, साथ ही साथ वो म्यूजिक भी बनाती हैं और उनके म्यूजिक का नाम है, एल्बम का नाम है त्रिवेणी, जिसके लिए उनको
इस पर्टिकुलर कैटेगरी में 67th ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। बस 2 चीज याद रखिएगा, बियोंसी एंड चंद्रिका टंडन। एनवीए 02 से संबंधित जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट यहां जाकर के गलत हो गया। इट वॉज एमिंग टू रीच टू जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यहां उल्टा कर दिया मैंने बस, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक ही है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेटलैंड से रिलेटेड तो साफ साफ दो प्रश्न गलत, दो स्टेटमेंट गलत हैं, दो सही हैं। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज, इट टू सम एक्सटेंट हेल्प्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, एंड wetlands have some significant role in flood control. So second and fourth statements are wrong. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में यहाँ एससी वर्ड के कारण गलत हो जाएगा। लेप्रोसी से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्लियरली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग।